नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में। किसान भाइयों, आने वाले समय में खेतों में सब्जियों की भरमार देखी जा सकती है। जायद में तो सब्जियों की भरपूर खेती भी की जाती है। तो जायद के मौसम में सब्जियों की खेती किस प्रकार से की जाए, कौन कौन से सामयिक कार्य किए जाएं, यही है जानने का विषय आज के अंक में। तो चलिए ये जानकारी लेते हैं अपने विशेषज्ञ से। आज की हमारी विशेषज्ञ हैं सोनाली तंवर, कृषि विशेषज्ञ भोपाल से। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैं सोनाली तंवर, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ भाभा यूनिवर्सिटी भोपाल से। किसान भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे कद्दू वर्गीय सब्जियों के बारे में। जैसा कि आप जानते ही हैं कि गर्मी का मौसम चल रहा है और अभी सबसे ज़्यादा जो परेशानी आपको देखने को मिल रही है कि कद्दू वर्गीय सब्जियों में सबसे ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता पड़ रही है। जितनी तेज़ तापक्रम हो रहा है, जिस हिसाब से धूप पड़ रही है, उस हिसाब से आपको ज़रूरत है अपनी फसलों को सुनियोजित तरीके से पानी देने की और दिन की तेज़ धूप से भी बचाने की। सिंचाई की बात अगर की जाए तो आप आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। 6 से 7 दिन के अंतराल पर सिंचाई ज़रूर कर सकते हैं। मगर खेत में अगर कहीं आपको सूखा दिखाई दे रहा है, दरारें दिखाई दे रही है, तो तुरंत हल्की सिंचाई कर लें, क्योंकि तापमान ज़्यादा होने की वजह से बेल वाली जितनी भी फसलें होती है वो सूखा ज़्यादा सहन नहीं कर पाती और उसकी वजह से आपकी जो पत्तियां हैं वो झुलस सकती है और आपका जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर असर पड़ सकता है। तो किसान भाइयों, जैसा कि हमारे लौकी, करेला, कद्दू, ककड़ी, तरबूज, खरबूज इत्यादि फसलें हैं, तो इनको आपको सही समय पर देखते रहना है और देखने के साथ साथ ही आपको उसमें सिंचाई करते रहना है। ऐसा नहीं कि हम 8-10 दिन तक बिल्कुल खेत को छोड़ दें और जब वो पूरा ड्राई हो जाए, उसमें क्रैकर्स आपको दिखाई देने लगे, दरारें दिखाई देने लगे, उस समय अगर आप जाएंगे और एकदम भारी सिंचाई कर देंगे तो उससे भी आपकी फसलों को नुकसान हो सकता है। ये तो हम समसामयिक चर्चा कर रहे हैं किसान भाइयों। जैसा आप देख रहे हैं, हम सबसे ज़्यादा जो परेशानी की बात है, अभी आपकी जो फसल है 30 से 40 दिन की अवस्था पे होगी, कहीं कहीं 25 से 30 दिन की अवस्था पे भी होगी। तो इस समय आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो परेशानी आपको देखने को मिलेगी वो है कि अभी कीट और रोगों से हम किस तरह से अपनी फसलों को बचाएं। तो जैसे कि आप कद्दू वर्ग की जितनी भी हमारी सब्जियां होती है, जैसे ककड़ी है, तरबूज है, करेला है, लौकी है, तो आप देखते हैं कि लौकी में तो हम लोग को इतनी सारी परेशानी नहीं दिखेगी, लेकिन कद्दू में स्पेशली अगर देखते हैं आप तो कद्दू हमारा जो है उसमें आप रेड पम्पकिन बीटल जिसको कहा जाता है, वो जो कद्दू का लाल भृंग जिसको कहा जाता है, वो हमें बहुत ज़्यादा दिखाई देता है और वो आपकी फसल को बहुत नुकसान करता है। इसके जो कीट होते हैं, छोटे छोटे जो कीट होते हैं, लाल कलर के आपने देखे होंगे, आपके खेत में भी आपने देखे होंगे। तो ये जो कीट होते हैं ये मुख्यतः इसका शिशु और वयस्क दोनों हानि पहुंचाता है और ये पत्तियों पर बहुत सारे जगह जगह छेद कर देते हैं। छेद करने से जो आपकी पत्ती है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, आपका प्रोडक्शन का भी बहुत अच्छा खासा लॉस हो जाता है। तो किसान भाइयों, आपको इससे बचने के लिए क्या करना है? सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर आप जैविक नियंत्रण करना चाहते हैं तो हम जैविक नियंत्रण के लिए आप क्या करेंगे कि आप नीम का जो तेल है उसको 5 ml प्रति लीटर वाटर के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। रासायनिक नियंत्रण की बात अगर हम करें तो डेल्टा मैथरीन 250 ml दवाई का प्रति एकड़ की दर से 150 से 200 लीटर घोल बनाकर छिड़काव भी आप कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप पीला चिपचिपी प्रपंच, जिसको हम येलो स्ट्रिकी ट्रैप कहते हैं, वो भी अगर आप लगा लेंगे तो उससे भी आपको बहुत फ़ायदा इससे मिलने वाला है। दूसरा जो हमारा इम्पॉर्टेंट कीट है वो है फल मक्खी। फल मक्खी स्पेशली आपको तरबूज खरबूज में दिखाई देगा। आप देखेंगे कि इस कीट की जो मक्खी है फलों के अंदर अंडे देती है और जब ये अंडे शिशु में बदल जाते हैं, अंडे फूट जाते हैं, इनसे निम्फ निकल जाता है, शिशु निकल जाता है, तो ये जो अंदर का गूदा होता है उसको अंदर से खाकर उसमें सुरंग बना देता है। फल मक्खी सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाने वाला कीट है। इससे बचने के लिए हमको रासायनिक नियंत्रण करना पड़ेगा। रासायनिक नियंत्रण के लिए हम एंडोसल्फान का यूज़ करेंगे। एंडोसल्फान 35 EC दवा का 5 ml प्रति लीटर पानी के साथ मिलाकर छिड़काव करेंगे। हमने जैविक नियंत्रण बताए हैं, रासायनिक नियंत्रण बताए हैं, आप उनको ज़रूर से फॉलो करें, आपको उससे निजात मिलेगा। अब किसान भाइयों, हम बात करेंगे
रोगों की। प्लांट में भी अगर किसी तरह का रोग लग जाता है तो वो भी एक हमारी ही तरह होता है, उसको भी उसी तरह से ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। जैसे हमने देखा है खेत में, आपने देखा होगा कि डाउनी मिल्ड्यू, जिसे मृदुल रोमिल आसिता कहा जाता है, ये एक ऐसी डिजीज है जिसमें आपके जो पत्ते होते हैं वो पीले पीले से दिखाई देते हैं। अब इसमें जो किसान है वो कंफ्यूज हो जाता है कि इसमें कीट है, पत्ती कई कीट ऐसे होते हैं जो पत्ती को पीला कर रहे हैं, तो ये डिजीज है कि कीट है। तो इसमें इसको पहचानने का एक सरल तरीका आप देखेंगे कि पीले धब्बे पत्ती के ऊपरी सतह पर भी दिखाई दे रहे हैं और निचले भाग पर जब आप देखेंगे तो वहां पर आपको बैंगनी कलर के धब्बे दिखाई देंगे। अब ये इसका सबसे बड़ा सिम्टम है, लक्षण है इसको पहचानने का कि इसको किस तरह से आप पहचान सकते हैं। इसकी रोकथाम के लिए आप मैनकोजेब की 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर वाटर के साथ मिलाकर छिड़काव करें। किसान भाइयों, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जैसे जितने भी फंगस डिजीजेस होती हैं उसके लिए हम लोग स्पेशली मैनकोजेब का यूज़ करते हैं। तो हम लोग के माइंड में ये चीज़ क्लियर होना चाहिए कि फंगस फफूंद वाली जो डिजीज़ है और जो बैक्टीरियल डिजीज़ है या जो वायरल डिजीज़ है उनके लिए हम किस किस तरह से रोकथाम करें। तो हम जैसे देख रहे हैं डाउनी मिल्ड्यू की बात हम लोग कर रहे हैं, तो डाउनी मिल्ड्यू में हम लोग मैनकोजेब की 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर वाटर के हिसाब से छिड़काव करेंगे इसका हम, तो हमें इससे निजात मिलेगा। आवश्यकता के अनुसार आप 15 दिन के अंतराल पर भी छिड़काव कर सकते हैं। इसके बाद किसान भाइयों, अगला हम बात करेंगे पाउडरी मिल्ड्यू की। पाउडरी मिल्ड्यू किस तरह से डिजीज फैलाता है, किस तरह से इसके सिम्टम्स आते हैं, किस तरह से इसकी रोकथाम होती है, ये भी हम देखते हैं। किसान भाइयों, पाउडरी मिल्ड्यू जो है, आपने देखा होगा कि आपकी जितनी भी कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं, पाउडरी मिल्ड्यू बहुत ज़्यादा आपको दिखता है, जैसे हम चूर्निल धब्बे कहते हैं, तो ये आपको पत्तियों पर धब्बे से दिखाई देते हैं। चूर्निल का मतलब होता है पाउडर फॉर्म, मतलब एक पाउडर जैसा आपको धब्बा दिखाई देगा, पाउडर फॉर्म में आपको दिखाई देगा, और जो पाउडर है आपका वो धीरे 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 पूरी लीफ को घेर लेता है, पूरी पत्तियां जो है वो आपकी गिर जाती है, झुलस जाती है, मुरझा जाती है, और जब प्लांट है आपका वो मर जाता है। तो पाउडरी मिल्ड्यू जो डिजीज़ है, अगर आपने उसको रोकथाम नहीं किया तो आपको बहुत ज़्यादा इससे नुकसान, लॉस, प्रोडक्शन लॉस भी आपको बहुत ज़्यादा इससे हो सकता है। इसकी रोकथाम के लिए हम पत्तियों को सबसे पहले तो ऐसी पत्तियाँ जहाँ पे आपको पाउडर फॉर्म दिखाई दे रहा है उनको आप काट कर अलग कर दें और उनको जाके दूसरे गड्ढे में जाके पूरी तरह से पैक कर दें, क्योंकि इसके जो स्पोर्स होते हैं वो फिर से उड़ेंगे, फिर से आपकी दूसरी फसल को ये डिस्ट्रॉय करेंगे। जब भी आपको लक्षण दिखाई दे रहा है, 4-5 पत्तियों पे भी लक्षण दिखाई दे रहा है, आप उसको तोड़कर हटा दें। फिर अगर वो अनकंट्रोल्ड दिखाई दे रहा है तो आप रासायनिक दवा का यूज़ करेंगे, एजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस डाइकोकोनोलोजॉल की 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर वाटर के साथ मिलाकर छिड़काव करेंगे, तो भी आपको इससे निजात मिल सकता है। नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है और जो सबसे खतरनाक डिजीज़ होती है जिससे कि आपकी पूरी फसल नष्ट हो सकती है, वो है मोज़ेक रोग। मोज़ेक रोग आप लोग ने अपनी जैसे कि हम लोग क्रॉप की बात करें, अगर क्रॉप प्रोडक्शन की बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि आपको सोयाबीन में भी बहुत ज़्यादा दिखाई देता है और वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा इसका जो परेशानी होती है वो होती है, मूंग में भी होती है। इसी तरह से जो मोज़ेक रोग है वो विषाणु जनित है, मतलब वायरल डिजीज़ है, और जिस तरह से हम देखते हैं कि वायरल डिजीज़ को कंट्रोल करना ह्यूमन बॉडी में भी बहुत मुश्किल होता है, तो उसी तरह से प्लांट के लिए भी विषाणु जनित जो रोग है, जो वायरल डिजीज़ है, उसको ख़त्म करना बहुत नामुमकिन सा होता है। उसके लिए प्रॉपर कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। आप पहले से ही अपने जितने भी सब्जियों के सीड आप बो रहे हैं उनको आप बीज उपचारित करके बोएंगे, तो आपको बाकी आप अगर जितने भी आपके पास ऐसी वैरायटियां हैं जिसमें ये डिजीज़ नहीं आती है उसको आप बोएंगे। तो इसके लिए आप देखते हैं कि ये जो वायरल डिजीज़ है इसको जो फैलाता है वो है सफ़ेद मक्खी। ये एक वेक्टर है सफ़ेद मक्खी, इसको फैलाने का काम करता है। जितनी भी पत्तियां आपकी देख रहे हो कि पीली पड़कर सिकुड़ जा रही हैं, पत्तियों का रंग बदल रहा है, आकार बदल रहा है, प्लांट आपका छोटे साइज़ का हो रहा है और पत्ती पूरी तरह से पीली पड़ रही है, तो हम देखते हैं वहाँ पे आपको सफ़ेद मक्खी ज़रूर से दिखाई देगी। यहाँ पे किसान भाइयों, हमें सफ़ेद मक्खी का कंट्रोल करना है, क्योंकि हमने जैसे कि पहले भी कहा कि हम विषाणु जनित रोगों के लिए किसी भी दवाई की अनुशंसा नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ कह रहे हैं कि हम सीड ट्रीटमेंट करें, उससे हम इसको कंट्रोल करें। इस तरह से आप रोगरोधी किस्मों का चुनाव करें, रोगरोधी किस्मों को ही लगाएं। साथ ही साथ आप रोगग्रस्त पौधों को उखाड़कर फेंक दें। फल मक्खी के नियंत्रण के लिए हम इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL को 1 ml प्रति लीटर वाटर के साथ मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं।
तो फल मक्खी का कंट्रोल हम कर सकते हैं और काफ़ी मात्रा तक उस डिज़ीज़ से हम अपने पौधे को बचा सकते हैं, क्योंकि अगर एक बार मोज़ेक डिज़ीज़ आपकी आ जाती है तो पूरे के पूरे आपके जो खेत हैं, पूरे के पूरे जो आपके प्लांट हैं, उनको ये डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसीलिए ये जो इम्पॉर्टेंट डिज़ीज़ है, इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट हैं, इनको आप ज़रूर से देखें, समय समय पर जाएं, अपने खेत को देखते रहें कि वहाँ कौन सा इंसेक्ट लग रहा है, कौन सी डिजीज़ लग रही है, किस समय पर पानी की ज़रूरत है, किस समय पर खाद की ज़रूरत है। अगर मैं यहाँ आपको खाद और उर्वरक की बात करना चाहूँ तो जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जब भी हम खेत तैयार करते हैं तो सब्जियों की खेती के लिए हम शुरुआत में ही अपना उर्वरक और फर्टिलाइज़र जो है वो डाल देते हैं। जैसे कि 80% जो हमारा नाइट्रोजन होता है, 50% हमारा फॉस्फोरस होता है, 50% हमारा पोटाश होता है। इसके साथ साथ हम पूरा जो हमारा 1 हेक्टेयर का खेत है वहाँ हम 20 से 25 टन जो हमारी गोबर की खाद है, वो ये तीनों चारों चीज़ें मिलाकर हम अच्छी तरह से खेत में मिला देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि हम पूरा नाइट्रोजन उस समय नहीं देते, हम 50% नाइट्रोजन की मात्रा देते हैं, मतलब हम 40% जो हमारा नाइट्रोजन है वो उस समय देते हैं। जब 40% की बात आती है, बचता है 40 kg, तो हम उसको हमारी 25 से 30 दिन की जब अवस्था होती है, एक तो हम आधा तब देंगे और आधा हम देंगे 40 दिन की स्टेज के बाद। तो ये जो इम्पॉर्टेंट हमारे उर्वरक की मात्रा, ये आपको ध्यान रखनी है। अभी जैसे आपको नाइट्रोजन देने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी आपकी जो फसल है 30 से 40 दिन की है, तो आप अपना जो बचा हुआ नाइट्रोजन है वो इस अवस्था में आकर दे सकते हैं। बाकी अभी आपको कोई भी अलग से उर्वरक डालने की आवश्यकता नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि अपनी जो भी आपकी फसल लगी हुई है उसमें हम रासायनिक नियंत्रण की बजाय जितने भी हमारे जैविक नियंत्रण हैं उनका उपयोग करें, और उनके उपयोग के द्वारा हम अपनी फसल को स्वस्थ बनाकर रखें, ताकि जब आपका प्रोडक्शन उपभोक्ता के पास जाएगा तो वो भी खुश होकर आपको अच्छे दाम दे। तो ये सारी जो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, छोटी छोटी सी बातें हैं किसान भाइयों, वो आपको ध्यान रखनी है, और साथ ही साथ इन सारी बातों को ध्यान से लिख कर रखना है, ताकि जब हम ये सारी चीज़ें अप्लाई करें तो हमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न ना हो, कोई दुकान वाला आपको फफूंद की जगह बैक्टीरिया वाली दवाई न पकड़ा दे। धन्यवाद। किसान भाइयों, अब समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम जल्दी ही हाजिर होते हैं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, आप अपने खेतों से भरपूर पैदावार प्राप्त करने के लिए अथक मेहनत करते हैं। भाई, खेत तो भरपूर पैदावार दे देते हैं, लेकिन इस उपज को मंडी में कब ले जाया जाए, समय कौन सा होना चाहिए, स्थान कैसा होना चाहिए, बिक्री कैसे की जाए, विपणन कैसे किया जाए, यही सब जानते हैं आज हम अपने विशेषज्ञ से कि अपने खेत की उपज का बिक्री किस प्रकार से की जाए और उससे लाभ कैसे कमाया जाए। यही सब जानकारी देंगे हमारे विशेषज्ञ अशोक शर्मा, कृषि विशेषज्ञ, भोपाल से। किसान भाइयों नमस्कार, मैं अशोक कुमार शर्मा आपके लिए विशेष जानकारी लेकर आज हाजिर हुआ हूँ। भंडारित अनाजों में लगने वाले कीट एवं उनकी रोकथाम कैसे करना चाहिए, उससे होने वाले नुकसान से हमको कैसे बचाव करना चाहिए।
वैज्ञानिकों के अनुसार ये देखा गया है कि हमारे देश में लगभग 50 से अधिक कीट जो हैं हमारे भंडारित अनाज को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन इसमें मुख्य रूप से 8 किस्म के कीट ऐसे होते हैं जो कि सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं और अमूमन ये पूरे भारत में पाए जाते हैं। इसमें है छोटा छद्रक। छोटा छद्रक ऐसा कीट होता है जो कि सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसका वयस्क और लार्वा ये दोनों ही अवस्था में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है हमारी फसलों को। इसके अलावा सुंडी वाली सुरसुरी ये हमारे भंडारित अनाजों को नुकसान पहुंचाती है। इसके अलावा खपरा बीट ये हमारी दालों को और दूसरी अन्य फसलों को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा एक कीट और होता है चूहा। चूहा हमारे भंडारित अनाजों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। ये खाता कम है, कुतरता ज़्यादा है, इसलिए इसका भी नियंत्रण हमको बेहद आवश्यक रूप से करते रहना चाहिए। इनके सबके नियंत्रण सामान्य हैं जिनको कि हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। इनके उपचार के लिए जो दवाएं उपलब्ध हैं बाज़ार में बहुत आसानी से मिल जाती हैं और इनको हम समय समय पर उपचारित करना चाहिए। चूहे के नियंत्रण के लिए ब्रोमोड्यूरान 0.005% का चारा बना के हमको चूहे के बिल में डाल देना चाहिए और इसके अलावा चूहे का बिल जो है गीली मिट्टी से बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा हमको सामान्य उपचार भी इसके लिए करने चाहिए, जैसे कि हमको पीपरमेंट, चूहे को पीपरमेंट की स्मेल से बहुत तकलीफ़ होती है, वो भाग जाता है दूर, तो पीपरमेंट रख देना चाहिए जहाँ से चूहा आता जाता है। इसके अलावा हमको पुदीना, उसकी पत्ती का चूरा बना के रख देना चाहिए। पुदीने की भी स्मेल उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। तेज पान जो कि मसाले के रूप में हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, हमको उसका भी प्रयोग करते रहना चाहिए ताकि ये चूहा वहाँ से भाग जाए। इसके अलावा एक और उपचार है जो लाल मिर्च पाउडर होता है, वो हमको जगह जगह रख देना चाहिए। लाल मिर्च की गंध से इसको सांस लेने में तकलीफ़ होती है, इसका दम घुटने लगता है और ये मर जाता है। तो इस तरह से हम चूहे का बहुत अच्छी तरीके से नियंत्रण कर सकते हैं। और इसके अलावा हमें एक और चीज़ है पीपरमेंट। पीपरमेंट भी चूहे को बिल्कुल पसंद नहीं है, ये आसानी से बाज़ार में मिल जाता है। इसको रुई के फाय में रख दें हम और जगह जगह रख दें जहाँ से चूहे का लगातार आना जाना होता है। कुछ इसके पीपरमेंट को इसके बिल के अंदर भी डाल दीजिए ताकि इसकी गंध से वो बेचैन हो जाए और भाग जाए वहाँ से। तो ये ऐसे कुछ नियंत्रण है हमारे पास चूहे के जिसको कि हम आसानी से कर सकते हैं। तो ये बहुत आसानी से उपलब्ध हैं सारी चीज़ें बाज़ार में, हम बहुत आसानी से कर सकते हैं और किसी भी किस्म से ये हमको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, केवल चूहे को ही नुकसान पहुंचाते हैं। ये भंडारण के लिए सबसे अहम चीज़ होती है कि हम जब फसल काटते हैं तो उसके लिए ही उस समय से हमको उपचार शुरू कर देने चाहिए। जैसे फसल की कटाई, गाही का स्थान जहाँ पे हमको थ्रेशिंग करना है उस जगह, और जिस साधन से हमको फसल गोदाम में लेके जाना है उन चीज़ों पे भी कीट नियंत्रण करना बेहद आवश्यक है। हमको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। एक चीज़ का और ध्यान रखें कि मॉइस्चर या नमी हमारे बीजों में कम से कम होना चाहिए। यदि नमी ज़्यादा होगी तो कीट व्याधि का प्रकोप ज़्यादा होगा जिसको नियंत्रण कर पाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। तो इन चीज़ों का हमको विशेष रूप से ध्यान रखना है किसान भाइयों। ये सामान्य चीज़ें हैं जिनका आप प्रयोग करेंगे, जिन पर आप ध्यान देंगे तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा, आपकी फसल सुरक्षित ज़्यादा रह पाएगी। ये तो था हमारा आज का कार्यक्रम कृषि दर्शन का। आज के अंक के माध्यम से हमने जो कुछ भी कृषि संबंधित जानकारियां आपको दी हैं वो निश्चित तौर पर आपकी कृषि को और सुगमता प्रदान करेंगी। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात, लेकिन उससे पहले एक जानकारी आपको देना चाहते हैं कि अगर आप हमारा आज का अंक दोबारा देखना चाहते हैं तो रात 11 बजे और कल सुबह 7:30 पर पुनः प्रसारण देख सकते हैं। अगले अंक तक के लिए आज्ञा चाहती हूँ। नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि की मुख्य खबरों पर। ऊर्जा संरक्षण हेतु जागरूकता जरूरी, मुख्यमंत्री ने की जलाभिषेक अभियान की शुरुआत। सामाजिक समरसता के साथ सामाजिक न्याय हमारा संकल्प, और कद्दू की फसल में फल, मक्खी, गर्मियों में पशुपालन। और अब खबरें विस्तार से।
राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने कहा है कि ऊर्जा संरक्षण के प्रति अंतिम कड़ी के उपभोक्ता को सजग बनाया जाना चाहिए। उनके लिए जन जागृति की गतिविधियां संचालित की जाना चाहिए। उन्होंने बच्चों का आह्वान किया कि वह अपने परिजन को ईंधन बचत की छोटी छोटी सावधानियों के लिए सजग करे। राज्यपाल श्री पटेल मॉडल स्कूल टीटी नगर में संरक्षण क्षमता महोत्सव सक्षम 2022 को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, आकाश में गुब्बारे छोड़े। इस अवसर पर नुक्कड़ नाटक में पेट्रोलियम पदार्थों की बचत के लिए अपनाए जाने वाले उपाय एवं सरकार द्वारा हरित स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने और आज़ादी का महोत्सव संदेश की प्रस्तुति दी गई। राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि आवक से अधिक उपयोग से दिक्कतें होना स्वाभाविक है। समझदारी इसमें है कि जितना उत्पादन हो उतना ही उपयोग किया जाए। इसके लिए पेट्रोलियम पदार्थों के आयात में कमी के लिए उसके उपयोग में मित व्ययता जरूरी है। हर घर में होने वाले छोटे छोटे दुरुपयोग को रोककर बड़ी बचत की जा सकती है। उन्होंने कहा कि आने वाले कल का विकास ऊर्जा के लिए सही प्रयोग और संरक्षण पर ही टिका है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमारी संस्कृति जल संस्कृति है और तालाब हमारी संस्कृति के अभिन्न अंग हैं। हजारों सालों से भारतीय संस्कृति में जल का विशेष महत्व रहा है। हमारे महान शासकों ने अपने राज्यों में तालाब, कुआं, बावड़ी बनवाए। आज हमारा दायित्व है कि हम न केवल उनका संरक्षण करें अपितु उस परंपरा को और आगे बढ़ाएं। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के संकल्प अनुसार इस वर्ष प्रदेश में 5000 से अधिक अमृत सरोवर बनाए जाएंगे। इनका कार्य इस जून माह तक तथा अगले वर्ष मार्च माह तक पूरा हो जाएगा। प्रदेश में 10,000 पुराने तालाबों को बचाने के लिए 350 करोड़ रुपए की योजना बनाई गई है। जल संरक्षण के लिए बड़ी संख्या में छोटी छोटी जल संरचनाओं के संरक्षण का कार्य भी किया जाएगा। श्री चौहान ने यह बात रायसेन जिले की गैरतगंज तहसील के कहूला ग्राम में आयोजित जल संसद में जल अभिषेक अभियान की शुरुआत करते हुए कही। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश के 52 जिलों के 5000 अमृत सरोवर का वर्चुअल शुभारंभ और पुष्कर धरोहर समृद्धि अभियान में 10,000 कार्यों का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मुख्यमंत्री जल शक्ति अभियान की आयोजना का विमोचन भी किया। उन्होंने जल संचयन के लिए अपने खेतों में तालाब बनवाने वाले 551 जल योद्धाओं में से 3 जल योद्धाओं को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जल संसद में पानी बचाने के लिए सभी को संकल्प भी दिलवाया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि धरती को बचाने के लिए पानी को बचाना आवश्यक है। भूमि जल का अत्यधिक दोहन होने पर प्राकृतिक असंतुलन हो रहा है। पानी है तो हम हैं, पानी नहीं रहेगा तो कोई नहीं रहेगा। हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है कि वर्षा जल को रोकें और अधिकाधिक पौधरोपण कर धरती के जल स्तर को बढ़ाएं। जन जन को जल संरक्षण एवं जल संवर्धन के विषय में जागरूक करें। इस कार्य में सभी का सहयोग प्राप्त करने के लिए प्रदेश में व्यापक तौर पर जल अभिषेक अभियान आज से शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान आज दमोह में पिछड़ा वर्ग कल्याण के जननायक महात्मा ज्योतिबा फुले की 195वीं जयंती समारोह में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि सामाजिक समरसता के साथ सामाजिक न्याय मध्य प्रदेश सरकार का संकल्प है। महात्मा ज्योतिबा फुले से प्रेरणा लेकर मध्य प्रदेश सरकार इसी दिशा में कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने घोषणा की कि अब हर साल महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर शासकीय कर्मचारियों के लिए ऐच्छिक अवकाश रहेगा। पिछड़ा वर्ग सहित गरीबों, दलितों के उत्थान तथा बालिकाओं की शिक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण कार्य महात्मा ज्योतिबा फुले और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सावित्रीबाई फुले ने किए तथा उनके विचारों को दृष्टिगत रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार उनकी जीवनी को शैक्षणिक पाठ्यक्रम में शामिल करेगी। दमोह जिले के लिए स्वीकृत एक सीएम राय स्कूल का नाम महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम पर होगा। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अब प्रत्येक वर्ष महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती को अलग अलग स्थानों पर धूमधाम से मनाया जाएगा। केंद्रीय राज्य मंत्री श्री प्रहलाद पटेल की मांग पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जिले की बटियागढ़ ग्राम पंचायत को नगर पंचायत का स्वरूप दिए जाने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार केंद्रीय पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया है, उसी तर्ज पर मध्य प्रदेश सरकार ने भी पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया है।
उन्होंने कहा कि महात्मा ज्योतिबा फुले का पूरा जीवन महिलाओं, गरीबों और किसानों के लिए संघर्ष में बीता। उन्होंने महिला शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति पैदा की और विधवा विवाह की मुहिम चलाई। यही कारण रहा कि मुंबई में वर्ष 1888 में हुई किसान सभा में उन्हें महात्मा की उपाधि दी गई। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि देश में दो ही महात्मा हुए, एक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और दूसरे महात्मा ज्योतिबा फुले। धन्य है भारत वर्ष जहां ऐसे महापुरुष पैदा हुए। महात्मा फुले ने अपने कर्मठ जीवन में जो इतिहास बनाया तथा पिछड़े एवं दलित वर्ग और महिलाओं के हित में जो कार्य किए, उसी का परिणाम है कि मध्य प्रदेश सरकार ने भी उन वर्गों के कल्याण और हित में अनेक योजनाएं चलाईं। फल, मक्खी, कद्दू, लौकी के छोटे फल को खुरच कर उसमें अंडे देती है और उन अंडों से मैगेट यानी छोटी छोटी इल्लियां निकलती हैं, जिसके कारण फल सड़ जाते हैं। ये मक्खी देखने में सुनहरे रंग की और घरेलू मक्खी से छोटी होती है। इस कीट के नियंत्रण के लिए ग्रसित फलारे को तोड़कर बाहर करें और इकट्ठा कर गहरे गड्ढे में दबा दें। और अगर खेत में मक्खियां अधिक दिखाई दें तो 10 लीटर पानी में 100 ग्राम गुड़ घोलकर 50 मिलीलीटर कीटनाशक जैसे क्लोरोपाइरीफॉस या मेलाथियोन मिलाकर मिट्टी के बर्तन में खेत में जगह जगह रखें। गर्मी के मौसम में पशुओं को विशेष देखभाल की जरूरत होती है। गर्मी के मौसम में पशुओं को मुख्य रूप से खुरपका और मुंह पका की शिकायत हो जाती है। इससे बचाव के लिए पशुओं को टीका लगवाना बहुत जरूरी होता है। फिर भी अगर पशु इस रोग से पीड़ित हो जाए तो उसे अन्य पशुओं से अलग रखें। अगर पशु के मुंह में घाव है तो लाल दवा यानी 1 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट दवा को 1 लीटर पानी में घोलकर लगाएं। दुधारू या गाभिन पशुओं को मिल्क फीवर यानी दुग्ध ज्वर से बचने के लिए रोज 50 से 100 ग्राम खनिज मिश्रण, पशु आहार एवं कैल्सी जाल सिरप 250 से 300 मिलीलीटर प्रतिदिन प्रति पशु कम से कम 1 सप्ताह तक देना चाहिए। तो किसान भाइयों, ये थी खबरें खेती। आप देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।